नमस्कार, टोटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत लाने वाली आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि उनके 3 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। साथ ही आपके 2 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस की भी इस चुनाव में कम दुर्गति नहीं हुई है। कांग्रेस की शीला दीक्षित, जयप्रकाश अग्रवाल जैसे दिग्गज को भी हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, देखिए आज की बड़ी बहस में दिल्ली के लिए बड़ा संदेश। हमारे साथ इस बड़ी बहस में कुछ मेहमान हैं, आप सबका तारुफ कराते हैं उनसे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ रिपोर्टर हैं, विश्वजीत झा जी हैं रिपोर्टर हैं, सुजीत जी हैं इनपुट हेड हैं और तरुण काल्ला जी हैं हमारे साथ। तो साफ तौर पर आज विश्लेषण करेंगे हर एक सीट का और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रहा, क्योंकि अगर बात करें 3 अहम पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों के इर्द गिर्द चुनाव घूमता रहा। कयास कई सारे लगाए जाते रहे और हमने जो ओपिनियन पोल आपको दिखाया, जो एग्जिट पोल दिखाया, वो लगभग सटीक बैठा और नतीजे भी लगभग वही देखने को मिले। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिली। साउथ दिल्ली की अगर बात करें ललित, तो साफ तौर पर क्या कुछ स्थिति यहां रही, विधानसभा अदरवाइज क्या कुछ स्थिति यहां देखने को मिली? देखिए आदित्य, सबसे पहले एग्जिट पोल और उसके जो नतीजे निकलकर सामने आए हमारे, वो अगर देखें तो एग्जिट पोल में हमारे जो टोटल टीवी का जो एग्जिट पोल हुआ था, उसमें बीजेपी को 51.15% वोट शेयर हमने दिखाया था कि वो दिल्ली की जनता इस बार देने जा रही है। कांग्रेस को 14% दिखाया था और आम आदमी पार्टी को 28% दिखाया था। और जब ये रिजल्ट निकल कर आया है तो आप देखिए कि कितना सटीक स्तर पर जाकर टोटल टीवी सर्वे करता है अपना, और उसका नतीजा ये है कि बीजेपी को एग्जिट पोल में हमने कहा था 51% और रिजल्ट आया 56% का। कांग्रेस को हमने कहा था 14%, रिजल्ट आया 13% का। आम आदमी पार्टी को हमने कहा था कि 28% वोट मिलेगा, लेकिन जबकि मिला एक्चुअली 26.35%। ये स्थिति है साउथ दिल्ली की। तो साउथ दिल्ली की अगर स्थिति पर, इसके बाद अगर विधानसभा वाइज अगर स्थिति पर नजर डालें तो जो साउथ दिल्ली की स्थिति है उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति, यहां पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस की तरफ से जो बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, उनको मैदान में उतारा गया था। अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है, ओवरऑल प्रदर्शन अगर देखा जाए तो वहां पर अच्छा रहा है। पार्टी यहां पर अपनी दूसरी स्थिति को, दूसरा स्थान पाने में जो है लगातार कामयाब रही है। विजेंद्र सिंह क्योंकि बहुत अच्छा कैंपेन नहीं उठा पाए, बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन भी नहीं कर पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि विजेंद्र सिंह लगभग हर असेंबली में, वो ब्रिजवासन हो, पालम हो, महरौली हो, छतरपुर हो, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, इन सारी जगहों पर लगभग जो है विजेंद्र कुमार 3rd पोजीशन पर ही रहे और राघव चड्ढा अपनी 2nd पोजीशन को बनाकर बरकरार रखने में कामयाब रहे। तो यानी साउथ दिल्ली की अगर बात की जाए आदित्य, तो आम आदमी पार्टी यहां पर अपना 2nd स्थान बनाने में कामयाब रही और राघव चड्ढा की उम्मीदवारी, उन्होंने साबित किया कि पार्टी ने जो उन्हें टिकट दिया वो उसको पार्टी की एक बेहतर स्थिति बनाने में कामयाब भी रहे। और राघव चड्ढा उन लोगों में भी हैं जिनकी जमानत बची है और जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन ललित, साफ तौर पर एक चीज और देखें, क्योंकि क्या कह सकते हैं कि हर एक सीट की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर देखी गई और कई जगह जमानत जब्त हो गई, तो क्या व्यक्तिगत भी कहे, क्या व्यक्तिगत प्रभाव था राघव चड्ढा का? कहा जाता बड़े पढ़े लिखे हैं। जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा आदित्य की राघव चड्ढा को अच्छा वोट मिला। मुझे इसके पीछे की जो वजह लगती है राजनीतिक तौर पर, जैसा कि हम दिल्ली की सारी सीटों पर लगभग देख रहे हैं, यहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे विजेंद्र सिंह, वो उम्मीदवार जो है मजबूत साबित नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि लोगों, विजेंद्र जो है एक तरह से पैराशूट कैंडिडेट हो गए, साबित हो गए। जिस चीज का आरोप लगा रहे थे लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले, वो बात एक तरह से लोगों के दिमाग में घर कर गई और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को ही वहां पर अपना 2nd विकल्प चुनने का फैसला किया और राघव चड्ढा जो है वो 2nd पोजीशन लाने में कामयाब रहे। मतलब कांग्रेस की कमजोरी आम आदमी पार्टी के बढ़त साबित हुई। बिल्कुल, ये जी वहां
यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये 10 में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक हैं, तो वहां पर क्या विधायकों की स्थिति के हिसाब से देखें तो क्या 10 में क्या बनती है उनकी स्थिति अब? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर 10 में 10 के 10 में सुजीत जी यहाँ पर तकरीबन सभी की स्थिति जो है वो सेकंड नंबर पर बन रही है। अब मैं अगर आपको कोई भी दो अगर इसमें से ले लूं, ब्रिजवासन में अगर हम देखें तो वहां रमेश बिधूड़ी को 76,000 वोट मिले हैं, जबकि जो राघव चड्ढा हैं उनको 21,000 मिले हैं। और कांग्रेस का डिफरेंस देखिए कि कांग्रेस वहां पर 14,000 वोट लाई है, यानी कांग्रेस और आम आदमी के बीच में तकरीबन 7,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम संगम बिहार की स्थिति देख लें, जहां पर कि पानी का सबसे ज्यादा क्राइसिस भी रहता है, यहां पर राघव चड्ढा को 32,000 वोट मिले हैं, जबकि विजेंद्र को मात्र 17,000 वोट मिले हैं, यानी कि एक तरह से डबल का यहां पर अंतर जो है देखने को मिल रहा है। तो ये जो साउथ दिल्ली की सीट है, इस पर आम आदमी पार्टी की लगभग सभी विधायकों की अगर परफॉर्मेंस की बात कही जाए तो क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत कमजोर था, एक तरह से कहा जाएगा रिजल्ट के बाद तो ये बात और साबित हो गई है, उसके बाद से कहा जाएगा कि लोगों ने यहां पर आम आदमी पार्टी को ही अपना सेकंड नंबर पर पोजीशन में तौर पर चुना है। जी चलिए अब चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात करेंगे। विश्वजीत जी हमारे साथ हैं। विश्वजीत जी, साफ तौर पर देखा जाए तो चांदनी चौक लोकसभा सीट की क्या स्थिति रही, क्योंकि हर्षवर्धन अब वहां से सांसद चुने जा चुके हैं। जी बिल्कुल, चांदनी चौक में हर्षवर्धन ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन जो नजर थी लोगों की वो आम आदमी पार्टी पर थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो चांदनी चौक जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और खास बात यह है कि यहाँ के 2 विधानसभा सीटों से आम आदमी पार्टी सरकार में 2 मंत्री भी हैं। बल्ली मारान से इमरान हुसैन मंत्री हैं, जबकि सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री के तौर पर है। तो इतना होने के बावजूद चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल उम्मीदों से काफी कह सकते हैं कि नीचे रहा है। और मैं अगर किसी भी सीट पर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 20,000 वोट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए, जो और विधानसभा क्षेत्र वाइज बात करें तो किसी भी सीट पर उनको 20,000 वोट भी नहीं मिला, उसका आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान में 10,000 से भी कम वोट मिले। इसमें बल्ली मारान जो सीट है वो दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की सीट है, वहां से उम्मीद ज्यादा थी कि वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शायद बेहतर कर पाएंगे, लेकिन वहां भी उनको 10,000 से भी कम वोट मिले हैं। श्रीनगर में सबसे अच्छा वोट मिला है वो 19,000 है। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जिस तरीके से 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उस हिसाब से ये आंकड़े बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि 2014 और 15 के चुनाव की बात करें तो उसमें थोड़ा फर्क जरूर था कि 14 में भी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन 15 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। हालांकि एग्जिट पोल की बात करें और जो हमने जो एग्जिट पोल किया था और जो नतीजे जो आए हैं उसके परसेंटेज को देखें तो एग्जिट पोल में टोटल टीवी ने करीब 51.90% यानी करीब 52% वोट दिखाया था हर्षवर्धन के लिए, बीजेपी के लिए दिखाया था। और जो वोट मिला है उनको वो जो परसेंटेज है वो भी 52.94% है। तो करीब करीब सब समान ही है, जो हम लोगों ने दिखाया था उसी के करीब वोटिंग परसेंटेज आया है। जयप्रकाश अग्रवाल को हम लोगों ने एग्जिट पोल में करीब 29% वोट दिया था और जो उनको मिला है वो भी 29% से थोड़ा ज्यादा उसी के आसपास है। पंकज कुमार गुप्ता को हम लोगों ने 17% वोट दिया था, लेकिन उससे भी कम जो एग्जिट पोल में नतीजे आए थे उस वक्त हो सकता है कि लोगों ने कुछ ज्यादा समर्थन दिया हो, लेकिन जब लोग वोट डालने गए तो उस वक्त उनका और मिजाज बदला और वो और घटकर कह सकते हैं कि 14.74% पर पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो कि तस्वीर इस ओर निश्चित रूप से दे रही है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पर है अभी भी वो दावा कर रही है कि वो बेहतर कर सकती थी, लेकिन जो भी मुद्दे उसने उठाए लोगों पर जो सिर चढ़कर आम आदमी पार्टी का जादू बोल रहा था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जादू उतरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जादू उतरता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से स्थितियां देखने को मिली लोकसभा चुनाव में 2014 की बात करें या फिर 2019 की, वहां भी आम आदमी पार्टी पिछड़ती रही। और साफ तौर पर देखा जाए बात करें अगर वेस्ट दिल्ली की बात करें सुजीत जी, क्या कुछ स्थिति यहां की रही? एग्जिट पोल हमारा जो कहता रहा लगभग
हम उसी के नतीजों के 55.69% एग्जिट पोल कह रहा था और 60% वोट मिले बीजेपी को। देखिए, अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रवेश वर्मा की एक बड़ी जीत हुई है और प्रवेश वर्मा को 8,62,058 वोट मिले। वहीं अगर देखेंगे कि महाबल मिश्रा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे, उनको 2,86,745 वोट मिले। और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह जाखड़ वो तीसरे नंबर पर रहे, उनको 2,51,504 वोट मिले। अगर प्रतिशत के हिसाब से आप बात करेंगे तो 60.5% वोट मिले प्रवेश वर्मा को और बलबीर जाखड़ को मिले 17.47 और 19.92% महाबल मिश्रा। तो महाबल मिश्रा दूसरे पर रहे और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर तीसरे पर चले गए। तो ये कह सकते हैं कि जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था, हमारे एग्जिट पोल में भी इसी तरह की तस्वीर दिख रही थी कि वहां पर प्रवेश वर्मा नंबर 1 पर रहेंगे, कांग्रेस नंबर 2 और आप नंबर 3 पर रहेगी। और आम आदमी पार्टी के बारे में जो वोटों का प्रतिशत बताया गया था वो 17.68% था हमारे एग्जिट पोल में, और जब नतीजे आए तो वो भी उसी के बिल्कुल करीब 17.47% रहा। मतलब लगभग आम आदमी पार्टी का एग्जैक्ट बिल्कुल इसी तरह महाबल मिश्रा का के बारे में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर 24.19 था, लेकिन वो उनको उतना मत प्रतिशत नहीं मिल पाया, वो 19.92 पर ही सिमट गए। लेकिन प्रवेश वर्मा को यहाँ 55.69 था, तो 60 के करीब, तो 3-4% का इतना वेरिएशन अमूमन देखा जाता है और वो इसमें देखने को मिला। लेकिन अगर विधानसभा वार स्थिति देखने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी पार्टी के वहां पर विधायक हैं जो उनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, क्योंकि उनकी पोजीशन जिस तरीके से उम्मीदवार जो लोकसभा के उम्मीदवार थे वो ज्यादातर सीट उनकी पोजीशन तीसरी रही। तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र अगर छोड़ दें तिलक नगर, तो बाकी 9 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी स्थिति तीसरे नंबर पर रही। सिर्फ एक विधानसभा में वो दूसरे पर रहे। 9 विधानसभा क्षेत्रों में वो कांग्रेस से भी पीछे चले गए और 10 की 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी से वो पीछे रहे। तो एक भी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी का उम्मीदवार नंबर 1 पोजीशन पर नहीं रहा, तो जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अगर सबसे ज्यादा वोट कहीं मिला है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को तो 38,529 वोट मिले हैं वो मटियाला में, क्योंकि मटियाला में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे, वहां 1.5 लाख के करीब वोट मिला था। तो वहां आम आदमी पार्टी को 38,000 के करीब वोट मिला, लेकिन वहां भी कांग्रेस उम्मीदवार महाबल मिश्रा 44,596 वोटों से उनसे ज्यादा हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि यहां पर आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक होने के बावजूद, और नजफगढ़ से मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो परिवहन मंत्री हैं, उनकी भी स्थिति यहां पर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं कर पाए, वहां भी तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो नतीजा लोकसभा में आया है वहां आम आदमी पार्टी की जो स्थिति बन रही है, और विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो जो 67 सीटों के साथ 2015 में चुनाव जीते थे वो उनके लिए उनकी राह मुश्किल हो सकती है, और उनके लिए चिंता की भी बात है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है कि पूरे पिछली बार जो 7 सीटें थी वहां पर उनको बहुत ज्यादा मत मिले थे और बीजेपी उम्मीदवार उतनी मार्जिन से जीत नहीं पाए थे, कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन 2019 में 4 साल बाद अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो अभी आप देखेंगे 2020 फरवरी में फिर से विधानसभा का चुनाव है, तो वो उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है और राह मुश्किल हो सकती है। मतलब हाँ, आम आदमी पार्टी का क्रेज खत्म होता नजर आ रहा है। नई दिल्ली लोकसभा की बात करेंगे, तरुण काला हमारे साथ हैं। तरुण साहब तौर पर देखें अगर क्या कुछ स्थिति नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की दिखी, क्योंकि मीनाक्षी लेखी को इस बार भी उम्मीदवार बनाया गया था, और हमारा एग्जिट पोल ओपिनियन पोल क्या कुछ रहा और नतीजे कैसे रहे, ये बताएं। देखिए, नई दिल्ली सीट सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा चूंकि नाम सेम है, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। नई दिल्ली की सीट मोती नगर से शुरू होती है, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, फिर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको लुटियन जोन बोला जाता है, जहां से अरविंद केजरीवाल एमएलए हैं, और इसके बाद कस्तूरबा नगर, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, ये सीटें भी सम्मिलित हैं। बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जो रिजल्ट के माध्यम से आए हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं जिता पाए हैं, और डिस्टेंस थर्ड
यानी कि डिस्टेंस थर्ड, नंबर 2 और नंबर 3 के पायदान का जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। अजय माकन को 26,312 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी के ब्रिजेश गोयल को 14,740 वोट मिले हैं, यानी कि 8,000 का वेरिएशन तो यहीं पर आ गया है कि अगर मौजूदा स्थिति के अंदर अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो तीसरे पायदान पर रहेंगे, जबकि ऐतिहासिक जीत दिल्ली वाले हमेशा सुनते आए हैं पिछले 4 सालों में। तो मौजूदा हालात देखें, नई दिल्ली की सीट पे आम आदमी पार्टी किसी भी स्थान पर दूसरे नंबर पर भी नहीं है। तो ऐतिहासिक ये भी हो सकता है अगर मौजूदा आंकड़ों को आईना दिखाया जाए कि आम आदमी पार्टी इतिहास रच सकती है और किसी भी सीट के ऊपर वो नंबर दूसरे के ऊपर, पायदान के ऊपर भी नहीं है। जहां तक एग्जिट पोल का आपने जिक्र किया, एग्जिट पोल क्योंकि रिपोर्टिंग हम कई चैनल्स के रिपोर्टर्स के साथ जुड़े होते हैं और कई वेबसाइट्स के लोग भी हमें ये बोलते हैं कि क्या शफा है टोटल न्यूज को कि हर बार उनका एग्जिट पोल या फिर ओपिनियन पोल सही साबित होता है। दरअसल इसके पीछे पूरा साइंस है, पूरा अर्थमेटिक है, जिसको अपनाने की कोशिश हर बार अपने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में की जाती है। कई बार यह भी एक मजाक का विषय बनता है कि टोटल न्यूज की टीम तो सब जगहों पर सैंपल लेती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल करते हैं वो सैंपलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते। हालांकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है, लेकिन हम लोगों की विजिबिलिटी दिखती भी है और ये आंकड़ों से भी और रिजल्ट से भी साफ तौर पर जाहिर भी होती है। हमने एग्जिट पोल में नई दिल्ली की सीट के ऊपर 53.72% वोट दिया था मीनाक्षी लेखी को और 54.77% का रिजल्ट है जी। 1-1.5% का वेरिएशन तो हर कोई लेके चलता है, जबकि 4-5% का भी वेरिएशन एक्सेप्टेबल माना जाता है जी। कांग्रेस को, अजय माकन को हमने 26% वोट दिए थे अपने एग्जिट पोल में, जबकि रिजल्ट आया है 26.91, यानी कि 1% उन्होंने ज्यादा इंप्रूव किया है। शायद एग्जिट पोल के ऊपर यकीन करके उन्होंने लास्ट लेग का जो अपना कैंपेन था और ज्यादा उग्र कर दिया हूं और ज्यादा आक्रामक कर दिया हूं। आम आदमी पार्टी डाउन गई है चूंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आईना जो दिखाते हुए चैनल हैं वो निष्पक्ष हैं और वो अपनी ही हवा में रहते हैं। दरअसल सत्ता के साथ ये दिक्कत रहती है, आसपास जो छोटे मोटे चंपू नेता होते हैं वो अपने आका को ये गफलत में जरूर रखते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, जमीन पूरी मजबूत है, जबकि जमीन खिसक जाती है। आम आदमी पार्टी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे हैं और एक उनके बहुत बड़े नेता हैं, टीवी के ऊपर बहुत चमकते हैं, सौरभ भारद्वाज, जो कि उनके चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं, वो भी अपनी सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर पर भी लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। अजय माकन को 24,310 वोट वहां पर मिले हैं, 32,394 वोट मीनाक्षी लेखी को मिले हैं और 18,301 वोट दिलाने में सिर्फ कामयाब हुए हैं सौरभ भारद्वाज, जो तरह तरह की डींगे हाका करते हैं जी। तो साफ तौर पर जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, हमारा एग्जिट पोल हमेशा सटीक बैठता है, सही बैठता है और नतीजे वही बता रहे हैं। ललित हमारे साथ है। ललित, ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की क्या कुछ स्थिति रही और कैसा वहां देखा गया? रिजल्ट तो सामने है सभी के, लेकिन एग्जिट पोल भी हमारा कैसा रहा, ये आप बताएं। आदित्य, ईस्ट दिल्ली का जो मुकाबला था वो पूरी दिल्ली की नजर उस मुकाबले पर लगी हुई थी, क्योंकि यहां से जो तीनों पार्टियों के कैंडिडेट थे वो तीनों पार्टियों के कैंडिडेट जो है काफी मजबूत थे। कांग्रेस ने अपने पुराने नेता अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारा था, आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मैदान में उतारा था, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट रह चुकी हैं दिल्ली सरकार में। दिल्ली में जो शिक्षा को लेकर रिफॉर्म हुआ है उसके लिए आम आदमी पार्टी उन्हें एक तरह से श्रेय देती है। और गौतम गंभीर जो कि क्रिकेटर रहे वो बीजेपी की तरफ से थे। अब देखिए ईस्ट दिल्ली की सीट पर हमारा सर्वे कितना सटीक साबित हुआ है। बीजेपी को हमने एग्जिट पोल में 53.09% वोट दिया था, जबकि हमारा जो रिजल्ट आया है ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात आती थी कि 53% हमने दिया था और 55% रिजल्ट आया है। यानी कि अगर देखा जाए कायदे से बिल्कुल 1.5% का भी फर्क नहीं है यहाँ पर पूरी तरह से। आदित्य, मैं आपको बताऊं, देखिए ईस्ट दिल्ली को लेकर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर तीनों कैंडिडेट बड़े मजबूत हैं, तो तीनों कैंडिडेट्स में मुकाबला नेक टू नेक रहने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर भी एक तरह से दिल्ली के लिए नए नवेले थे और आतिशी भी एक तरह से अगर देखा जाए तो हालांकि वो दिल्ली में काम जरूर कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में एक तरह से किसी ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आतिशी एक दिन उनके बीच में आकर चुनाव लड़ने लगेंगी। अब मैं आपको थोड़ा ईस्ट दिल्ली का समीकरण देखिए, और दर्शकों को मैं ये पहले बता दूं कि ईस्ट दिल्ली वो क्षेत्र है जहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आते हैं। अब यहां पर 3 केवल ऐसी असेंबली हैं आदित्य जहां पर केवल आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर है। त्रिलोकपुरी में देखिए
25,000 आतिशी को मिले हैं और 22,000 कांग्रेस को मिले हैं। यहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि जो बीजेपी है वो तकरीबन 73,000 वोट लेकर सबसे ऊपर है। कोंडली में देखिए आप, तो कोंडली का स्थिति यह है कि 26,000 यहां पर आतिशी को मिले हैं और 18,000 मिले हैं अरविंदर सिंह लवली को। अब आइए मनीष सिसोदिया की सीट पर। मनीष सिसोदिया की सीट के बारे में बताने से पहले मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर कहा जा रहा था कि अरविंदर सिंह लवली और गौतम गंभीर का मुकाबला आतिशी से नहीं है बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को शिक्षा के क्षेत्र में रेवोल्यूशन के लिए, बदलाव के लिए माना जाता है और उनके उसी बदलाव का एक नतीजा जो है पटपड़गंज में भी देखने को मिला है। जो पटपड़गंज का बदहाल स्कूल था आदित्य, वो उन्होंने बेहतर बना दिया है, एकदम स्विमिंग पूल वहां बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है, ये आप देखिए यहां पर रिजल्ट किस तरह का है। 20,000 वोट जो हैं यहां पर अरविंदर सिंह लवली को मिले हैं, जबकि 24,997, यानी मान लिया जाए अगर 25,000, तो फिर भी यहां पर जो है पूरी 5,000 वोटों की लीड जो है मनीष सिसोदिया नहीं ले पाए हैं। यानी कि ये मनीष सिसोदिया के लिए भी सोचने का विषय है कि अगर वो अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा अपनी तैयारियों को। और यहां पर केवल 4,000 की लीड बच रही है, जबकि पूरा कैंपेन जो है मनीष सिसोदिया चला रहे थे यहां पर अगर देखा जाए। और बाकी आप लक्ष्मी नगर देख लीजिए, विश्वास नगर देख लीजिए, कृष्णा नगर देख लीजिए, गांधीनगर, जहां से अमित वाजपेयी जो है बीजेपी में आ गए एन मौके पर, वहां पर तो और हालत खराब हो गई है आम आदमी पार्टी की। वहां स्थिति यह हो गई है कि तकरीबन 55,000 जो वोट हैं वो बीजेपी को मिले हैं, 43,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं और महज 7,000 वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर बता रहे हैं कि ईस्ट दिल्ली, जिसे लेकर ये माना जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में अगर 2 जगह से सीट निकल सकती है, एक आम आदमी पार्टी की जिसे मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था जहां से निकल सकती है वो ईस्ट दिल्ली थी, और कांग्रेस के लिए नॉर्थ ईस्ट जहां पर कि शीला दीक्षित लड़ रही थी और अरविंदर सिंह लवली को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जो प्रबल मानी जा रही थी ईस्ट दिल्ली, जिसको मनीष सिसोदिया जिसके पीछे कैंपेन कर रहे थे, वो एक लगा लीजिए कि आप वहां पर क्या स्थिति निकलकर सामने आ रही है। और अगर ईस्ट दिल्ली का एग्जिट पोल, और वो मैंने आपको बताया कि 53-55, कांग्रेस 27-24 और आम आदमी पार्टी 15 और 17, तो ये जो सारी स्थिति है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के। और मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताना चाहूंगा इसमें कि ओखला वो सीट है जहां पर कि मुस्लिम बहुल मतदाता हैं। अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल के बहुत ही नजदीकी विधायक हैं और बहुत ही मजबूत विधायक हैं वहां से, लेकिन उनके इलाके में भी आप देखिए 60,000 वोट वहां कांग्रेस को मिला है और 43,000 वोट महज जो है अमानतुल्लाह खान जो है अपनी पार्टी के लिए जुटा पाए हैं। तो ये सारी स्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इस पूरी ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हालत बेहद खराब है। और केवल 3 अगर विधानसभा को छोड़ दिया जाए उनमें भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, केवल 5,000 या 7,000 का डिफरेंस होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कुल मिलाकर देखा जाए कि इन नतीजों के बीच में जिस तरह से दिल्ली की सियासत हर रोज बदल रही है, ईस्ट दिल्ली की सियासत में कितना डिफरेंस आएगा ये देखने वाली बात होगी। पटपड़गंज, कोंडली और त्रिलोकपुरी में अगर आम आदमी पार्टी दूसरे पायदान पर नहीं रहती तो आतिशी मार्लिना की भी जमानत जब्त हो जाती। तो यानी कि कहें तो गोली कान के पास से निकली है। पूरी सरकार का दमखम लगने के बावजूद दूसरे पायदान पर है और वैसे तीसरे पायदान पर है। जमानत जब्त थी नहीं तो हालात ऐसे थे। बिल्कुल सुजीत जी, जो नतीजे दिख रहे हैं, हम जब विधानसभा वाइज चेक कर रहे हैं और ये जो स्थिति निकल रही है, इससे साफ तौर पर देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार, यानी संगठन और सरकार दोनों की विफलताएं सामने आ रही हैं। देखिए, अगर अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ज्यादातर में आम आदमी पार्टी के एमएलए की पोजीशन तीसरे नंबर पर है। कुछ ही चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसे नहीं है जहां पर वो पहले पोजीशन में हो। तो ये कह सकते हैं कि अगर 70 विधानसभा क्षेत्रों में यही स्थिति है कि एक पर भी वो पहले नंबर पर नहीं है, तो जब अभी 2020 फरवरी में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो उस समय क्या स्थिति होगी? क्योंकि अभी से ही आपने देखा होगा कि बीजेपी ने
तैयारी शुरू कर दी है। अब बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जो उसका 22 साल का वनवास है, 1993 में वो यहाँ दिल्ली में जीते थे और उस समय मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए थे। तो उसके बाद से कांग्रेस 15 साल राज की, अब आम आदमी पार्टी राज कर रही है, तो वो 22 साल का वनवास अपना खत्म करना चाहते हैं। और ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जो बीजेपी से चूक हुई उसको इस बार वो दिल्ली में नहीं दोहराएंगे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वो 15 साल तक यहाँ पर शासन में रहे, 13 के बाद से वो उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई दिल्ली में। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इस उम्मीद में है कि अगर उसकी स्थिति आम आदमी पार्टी से बेहतर हुई है दिल्ली में, तो लोग उन पर भी दांव लगा सकते हैं या उनसे भी उम्मीद कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा में भी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो जाए, और आम आदमी पार्टी की अगर यही स्थिति बनी रही, बहुत ज्यादा रणनीतिक तौर पर या जनता के बीच जाकर कोई बदलाव ना ला पाए, अपना भरोसा ना कर पाए, तो हो सकता है कि यही स्थिति देखने को मिले। मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो पिछला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की बात करें और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मुद्दे जो है वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अलग अलग हो रहे हैं। 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव पूर्व में हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर कांग्रेस ने तीनों जगहों पर जीत दर्ज की, अपनी अपनी सरकारें बनाई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो वहां पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहां पर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो वोट नहीं दिलवा पाए। तो दिल्ली में ऐसा इतिहास रहा है, 2015 में दोहराया गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो दिल्ली के मुद्दों पर जब चुनाव लड़ेगी तो शायद लोग इन पर भरोसा कर पाए। लेकिन ये निश्चित रूप से देखने की बात होगी कि लोग पर जो ट्रस्ट लगातार टूटा है उसको कैसे मजबूत करती है, क्योंकि लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो शायद दिल्ली का डेवलपमेंट बेहतर। लेकिन 2014 एक चीज और है इसमें, जैसे कि विश्वजीत जी ने कहा कि जो 3 राज्यों के नतीजे आए बिल्कुल उलट हुए, लेकिन दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा थी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ या कांग्रेस नेताओं की आलोचना करके काबिज हुए थे, और उन्होंने पार्टी भी उसी आधार पर बनाई थी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो गठबंधन की बात हुई, दोनों पार्टियों ने आपस में एक होने की बात की। हालांकि कांग्रेस बार बार बीच में लगातार कहती रही कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से और सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कई बार मंच से बोले कि हम कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, वो हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सीएम अरविंद केजरीवाल की बात रही, वो शायद जो है जनता को ज्यादा आखिरी कि हमने जो साथ दिया आम आदमी पार्टी का, वो किन सिद्धांतों और नीतियों पर साथ दिया था, और अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस से मिलने की बात कर रहे हैं। तो ये शायद दिल्ली में ज्यादा खटक रहा है। इसीलिए लोगों ने ये सोचा कि अगर जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ही मिल रही है तो हम कांग्रेस के साथ फिर से ही क्यों न चले जाएं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस के साथ ही थे। वही लोग जो है आम आदमी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास करके उनको इतना बहुमत दिया था और अपनी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को चुना था। बिल्कुल, तो अब देखना होगा। वर्किंग भी एक्सपोज हुई है पिछले 4 सालों के अंदर। 2015 के अंदर कद्दावर जो अपनी अपनी फील्ड के नेता माने जाते थे, आशुतोष, आशीष खेतान, योगेंद्र यादव से शुरू करें, प्रशांत भूषण के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। जो फहरिस्त थी, जो माने जाते थे कि एस्टेब्लिश नाम है कि इनके नाम पर ट्रस्ट किया जा सकता है, 2015 का जो अजूबा हुआ था उसके अंदर इन लोगों का भी पूरी तरह से श्रेय गया है। कुमार विश्वास ने जो कैंपेनिंग की, आक्रामक नेता कपिल मिश्रा का जो इन्वॉल्वमेंट था, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का करिश्मा चला, फेस वो थे, लेकिन बैकहैंड टीम बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन अब मौजूदा हालात में अगर स्टार कैंपेनर्स की भी लिस्ट देखते हैं तो आधे से ज्यादा नाम लोगों को क्लिक भी नहीं करते
करते हैं कि ये लोग स्टार कैंपेनर रह गए हैं। एक वक्त में ऐसे लोग जब अपनी अपनी फील्ड के महारथी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, पत्रकारिता जगत के हों या एडवोकेसी के हों या फिर शिक्षा जगत के हों। अब जब फहरिस्त पढ़ने में आती है तो कोई भी नाम क्लिक नहीं करता है। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी सरकार बचाने के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी, और साथ ही साथ जो भगदड़ मचने वाली है आशंकित विधायकों की, जिस तरह से जिक्र किया मेरे साथी ने कि गांधीनगर से अनिल वाजपेयी गए, तो वहां पर आप देखिए वोट परसेंट कितना आम आदमी पार्टी का गिरा है। और अगर ऐसी ही भगदड़ जारी रही तो आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, जो शायद आम आदमी पार्टी काउंटर ये करें कि इन लोगों का तो हम टिकट काटने वाले थे इसलिए बीजेपी या कांग्रेस में चले गए, वो उनको डेंट जरूर पहुंचाएंगे। नहीं सुजीत जी, अगर देखें जो तरुण ने कहा कि साफ तौर पर बड़े नेता, अगर योगेंद्र यादव की बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें, सभी निकल गए पार्टी से, प्रोफेसर आनंद कुमार की बात करें, तो क्या वही अकेलापन कांग्रेस की तरफ खींच रहा था, कांग्रेस की तरफ उनका लगाव बढ़ रहा था, अकेलापन? देखिए, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर वो कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं तो जो ये उनकी अभी हार हुई है लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर, उससे वो बच सकते थे। एक तो उनको ये लग रहा होगा कि अकेले नहीं लड़ सकते, दो पार्टियां मिलेंगी तो हो सकता है कि बीजेपी के मुकाबले प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर हो जाए। दूसरी, लगातार इस बात की चर्चाएं रही और हम लोगों ने ओपिनियन पोल किया, एग्जिट पोल किया, उसमें जो सुरक्षित वर्ग की सीटें थी और जो मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीटें थी, इन दोनों इलाकों में जो है लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस पार्टी के प्रति ज्यादा दिखा। तो ये बात उनको भी पता होगी क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं और उनके लोग हर जगह, उनके वॉलंटियर्स हैं और नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आना जाना रहता है, तो उनको भी पता रहता है। तो ये जो दो स्थिति देखकर उनको लगा कि गठबंधन करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो गठबंधन की बात कर रहे थे। और फिर लग रहा था कि जब वो खुले मंच से ये बात कहने लगे कि हम गठबंधन करना चाहते हैं और कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रही है, तो उनको लग रहा था कि जो कांग्रेस में वोट बैंक गया है उनका और मुस्लिम बहुल या फिर सुरक्षित वर्ग का, वो उनके साथ जुड़ जाएगा इस बात से, क्योंकि वो बार बार बीजेपी को हराने की बात कह रहे थे, बीजेपी को हराने के नाम पर गठबंधन करने की बात कर रहे थे। लेकिन वो जब गठबंधन नहीं हुआ तो भरोसा भी टूटा और वैसी स्थिति बनी कि अब जो है लगता नहीं कि जो है कांग्रेस के मुकाबले उनकी स्थिति आगे बेहतर हो सकती है। आदित्य, एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि इन लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जो मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ जिस तरह से गठबंधनों की राजनीति हो रही थी, वही गठबंधन हमने देखा कि ठीक इसी तरह का गठबंधन जैसा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करने की कोशिश की, वैसा ही गठबंधन उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के बीच में हुआ। ये दोनों पार्टियां भी वैचारिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ ही रही है हमेशा। वहां पर गठबंधन होने के बावजूद भी मोदी वेव को नहीं रोका जा सका और लोगों में एक साफ मैसेज ये गया कि कहीं ना कहीं ये लोग एक आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी विचारधारा के प्रति, किसी मुद्दे के प्रति नहीं है। और ठीक ऐसा ही यहां पर सेंटीमेंट दिल्ली में भी क्रिएट हुआ और हमने देखा कि दिल्ली में हालांकि गठबंधन हो तो नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस को अप्रोच करने का जो तरीका था और जो अप्रोच उन्होंने किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उसने बड़ा डेंट पहुंचाया है। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे ये लगता है कि जहां तक मैं अपनी समझ से कह पा रहा हूं कि जो ये गठबंधन करने का फैसला लिया, ये ग्राउंड लेवल पर जाकर एक बार जनता के बीच में इसे लेकर एक रायशुमारी नहीं की या एक तरह से जो इनपुट लिया जाता है फील्ड से कि अगर हम गठबंधन करते हैं तो क्या होगा, वो भी नहीं किया गया और उसी का नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी या तीसरे नंबर पर चली गई है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे साफ तौर पर कि दिल्ली में बीजेपी की सभी 7 सीटों पर कब्जा किया और साथ ही साथ जो प्रदर्शन करके दिखाया वो कहीं ना कहीं अतुलनीय था। हमारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो कह रहे थे वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बिल्कुल समीप बैठा, सब कुछ दिखा, सारी स्थितियां देखने को मिली। एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा कर विपक्ष की संभावनाओं को खारिज कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो गौर करने लायक है और वो ये कि दिल्ली की सीटों के नतीजे टोटल टीवी के एग्जिट पोल पर मुहर लगाने का काम किया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अब की बार 300 पार।
लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह दिखा दिया कि देश भर में कमल खिल चुका है। साथ ही नतीजों के साथ पीएम ने यह साबित कर दिया कि वो ही है राजनीति के जादूगर। किसी ने सही कहा है, राजनीति क्रिकेट के 2020 मैच की तरह है जिसमें नहीं पता कि कौन कब बाजी मार ले। तभी तो देखिए, आंदोलन से खड़ी हुई जिस आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीती थी, आज लोकसभा चुनाव में उसका सूपड़ा राजधानी से पूरी तरीके से साफ हो चुका है। शीला दीक्षित की राजनीति में वापसी से लगा था कि दिल्ली में पंजा जरूर उठकर कोई करिश्मा दिखाएगा, लेकिन मोदी नाम की लहर यहां भी ऐसी चली कि खुद 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर विराजने वाली शीला दीक्षित अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। अरविंद केजरीवाल ये दावा किया करते थे कि साथियों, झाड़ू ऐसी चलेगी कि सबका सफाया कर देगी। ये क्या हुआ, आपकी झाड़ू तो उल्टी चलकर अपनी ही पार्टी को इस मैदान से बाहर कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी टोटल न्यूज का सर्वे बिल्कुल सटीक रहा। न केवल ओपिनियन पोल्स बल्कि एग्जिट पोल्स में भी ये साबित हो गया टोटल न्यूज का सर्वे कितना विश्वसनीय होता है। हर बार की तरह इस बार भी टोटल न्यूज का सर्वे बिल्कुल सटीक रहा। दिल्ली में टोटल न्यूज के सर्वे ने ओपिनियन पोल्स में बताया था कि बीजेपी को 47.90 वोट प्रतिशत मिल सकता है, जो कि नतीजों में 56.56% रहा। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को ओपिनियन पोल्स में 24.78% वोट प्रतिशत मिला था, जो नतीजों में 22.51% देखने को मिला। आम आदमी पार्टी को ओपिनियन पोल्स में 21.55% वोट प्रतिशत दिया गया था, जो नतीजों में 18.11% रहा। बात सीटों की करें तो टोटल न्यूज ने अपने सर्वे में बीजेपी को 7 की 7 सीटें दी थी, जो कि नतीजों में भी एकदम सटीक रही और 7 सीटें बीजेपी की झोली में नजर आई। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, जो कि ओपिनियन पोल्स में भी टोटल न्यूज के द्वारा बताया गया था। वहीं एग्जिट पोल्स में भी टोटल न्यूज ने 53.47% वोट प्रतिशत बताया था बीजेपी के लिए, जो कि नतीजों में 56.56% रहा। वहीं कांग्रेस को एग्जिट पोल्स में 23.44% वोट प्रतिशत दिया गया था, जो कि नतीजों में 22.51% रहा। वहीं टोटल न्यूज ने एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को 19.79% वोट प्रतिशत दिया था, जो कि लगभग सटीक रहा और 18.11% रहा नतीजों में। बात सीटों की करें तो एग्जिट पोल्स में टोटल न्यूज ने बीजेपी को 7 की 7 सीटें दी थी, जो कि नतीजों में भी एकदम सटीक रही और टोटल न्यूज के सर्वे पर एक बार फिर से मोहर लग गई। और एग्जिट पोल्स में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ दिखाया गया था, जो कि नतीजों में बिल्कुल सटीक रहा। टोटल न्यूज के सर्वे को लेकर साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने भी सर्वे को लेकर कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी ये बिल्कुल सटीक रहा। नहीं, टोटल टीवी का ओपिनियन पोल मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं 15 साल से देख रहा हूँ। और निगम के द्वारा, असेंबली के द्वारा जो वोट डाल के बक्से में वो एक्यूरेट देते हैं, तो टोटल टीवी की एक्यूरेसी, मेरे को जब किसी ने कहा कि टोटल टीवी ने दिखाया पहले नंबर पे ये इतना % हमें मिलेगा, तो टोटल टीवी ने 52 से 53 वोट हमें दिखाया, 56-57 मिला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके लिए मैं उनकी IQ को बधाई दूंगा, टोटल टीवी की IQ को। नतीजों ने एक बार फिर से टोटल न्यूज के सर्वे पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है, लेकिन राजनीति में कई दिग्गजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे अगर उनको लड़ना है तो किस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरे। वहीं इन नतीजों ने दिखा दिया कि अगर मैदान में उतरना है तो किन मुद्दों को भुनाना है, क्या जनता चाहती है, ये राजनेताओं को समझना होगा। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और साफ तौर पर दिखाया कैसे टोटल टीवी का सर्वे हर बार सटीक बैठता है, हर बार सही नतीजे आप तक पहुंचाता है और लगभग उसी के मिलते जुलते नतीजे देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट सीट की। विश्वजीत जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ स्थिति रही नॉर्थ वेस्ट सीट की? देखिए, नॉर्थ वेस्ट पर तो निश्चित रूप से गुगन सिंह माने जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, और हंसराज हंस बाहर से आए, बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे और सबसे बड़ी जीत दर्ज की वहां से 8,47,737 वोट लेकर। वहीं गुगन सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, सबसे मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के वो माने जा रहे थे जब से कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हुई उसके बाद से, और उनको करीब 2,94,766 वोट मिले हैं। ये दूसरे नंबर पर रहे। और कांग्रेस के राजेश सिलोठिया जो कि प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनकी स्थिति कह सकते हैं कि बिल्कुल खराब रही, तीसरे नंबर पर रहे 2,36,882 वोट लेकर। तो यहाँ पर अगर विधानसभा क्षेत्र वाइज देखें तो अब 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, नरेला, बादली और ये नांगलोई जाट। यहाँ पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, जबकि रिठाला,
बवाना और मुंडका, किराड़ी और सुल्तानपुर, मंगोलपुरी, रोहिणी, इन सभी जगहों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। अब ये बवाना सीट या बवाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये बड़ा रोचक सीट रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। यहां पर बीजेपी को 1,04,582 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर गुगन सिंह है, उनको 42,005 वोट मिले हैं। जबकि कांग्रेस का भी यहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस है, उनको 31,173 वोट मिला है, राजेश लिलोठिया जो वहां के उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो दो जगहों पर बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, रिठाला और भवाना में, और कई जगहों पर 90,000 से ज्यादा वोट जो लिए हैं वो नांगलोई में, इसके अलावा किराड़ी में, नरेला और मुंडका में। इन 3-4 जगहों पर जो वोट है वो 90,000 से भी ज्यादा है, और सभी जगहों पर 60,000 से ज्यादा ही वोट सभी क्षेत्रों में लिए हैं। लेकिन ये खास बात है कि इन सभी सीटों पर सिर्फ रोहिणी को छोड़ दें तो इन सभी सीटों पर 9 की 9 विधानसभा और 10वीं रोहिणी छोड़ दें तो इन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। मंगोलपुरी से राखी बिड़लान है, जो कि पिछले केजरीवाल सरकार में मंत्री थी और अभी डिप्टी स्पीकर है। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन जो एक अंतर जो है बीजेपी से वो काफी ज्यादा है, और बीजेपी के लिए ये अच्छी बात कही जा सकती है अगर विधानसभा चुनाव से तुलना करें अगले साल होने वाले के लिए। तो जिस तरह से वोट मिला है, ये तमाम अगर सीटों पर ऐसे ही वोट आते हैं तो इन सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने की हालत में होगी, क्योंकि सभी सीटों पर 60,000 से ज्यादा वोट है, और विधानसभा चुनाव में इतना वोट लाना जीत के लिए, मार्जिन के लिए माना जाता है कि वो बेहतर है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो निश्चित रूप से वहां पर काफी माना जा रहा था कि जब से गुगन सिंह चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं, उन लोगों को लग रहा था कि वो बेहतर कर पाएंगे, लेकिन वहां पर उस तरह का परफॉर्म वो नहीं कर पाए। हम एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने दिखाया था वहां पर। उसमें एग्जिट पोल में टोटल टीवी ने करीब 59% वोट दिया था हंसराज हंस जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए, और जो रिजल्ट आया है वो भी करीब 60% के आसपास है। तो बिल्कुल करीब का फासला है, करीब ही है वो, उसको आप एडजेक्ट भी कह सकते हैं। राजेश लिलोठिया को करीब 15% वोट टोटल टीवी के एग्जिट पोल में मिला था, जो कि अब बढ़ के वो 16% पर पहुंचा है। तो वो भी कह सकते हैं कि करीब करीब सेम ही रहा है। हालांकि गुगन सिंह को 24% वोट एग्जिट पोल में आए थे, जबकि एडजेक्ट जो उनका फिगर है वो 21% पर ही रह गया है। तो वो थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा होने की उम्मीद जताई थी हम लोगों ने। तो ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए आंख खोलने वाले आंकड़े। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में, और वहां पर जो 2 सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी, ये 2 सीटें ऐसी सीटें हैं वहां पर भी उनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है, वहां पर भी वो हारती हुई नजर आ रही है अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो। बिल्कुल, चलिए नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट की बात करेंगे। तरुण हमारे साथ है। काफी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती रही क्योंकि 2 प्रदेश अध्यक्ष मैदान में थे। बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट थी, और शीला दीक्षित सबसे ज्यादा वोट लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले जेपी अग्रवाल ने सबसे ज्यादा फीस दी, करीबन 29% वोट उनको मिला है, और 28% वोट शीला दीक्षित को मिला है। लेकिन हार बहुत करारी हुई है। यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि 10 की 10 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ बुराड़ी ही एक ऐसा इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ऊपर रही है। बाकी 9 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी पिछड़ी है, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। यहां पर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी है बीजेपी को। सीलमपुर की सीट में तो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही है। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को उतने वोट नहीं मिले हैं जितने कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। और दूसरी जो सीट है मुस्तफाबाद, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार को, यानी कि शीला दीक्षित को और मनोज तिवारी को जो वोट मिले हैं उनमें नेक टू नेक का डिफरेंस है। बाबरपुर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने टफ फाइट दी है। अमूमन शीला दीक्षित और मनोज तिवारी को बराबर का वोट बैंक मिला है। अब बात करते हैं यहां से आने वाले 2 मंत्रियों की। सबसे पहले गोपाल राय की सीट की बात कर लेते हैं। बाबरपुर असेंबली के अंदर अगर मौजूदा लोकसभा चुनाव को आईना माना जाए और गोपाल राय को दिखाया जाए
तो गोपाल राय वहां पर 12,564 वोट ही आम आदमी पार्टी को दिलाने में कामयाब हुए हैं। बाबरपुर की दूसरी तस्वीर यह है कि बीजेपी को वहां पर 57,827 वोट मिले हैं और बाबरपुर में ही कांग्रेस पार्टी टफ फाइट देती हुई बीजेपी को दिखाई दी है। बाबरपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को भी 57,227 वोट मिले हैं, तो करीबन 400 वोट का डिफरेंस है। दूसरी सीट वहां पर आती है सीमापुरी, जहां से एनजीओ भी अरविंद केजरीवाल चलाया करते थे, लेकिन अगर मौजूदा आंकड़ों को आईना माना जाए तो वहां पर भी जो लोगों के बीच में जो अरविंद केजरीवाल की ख्याति थी, जिसके कारण राजेंद्र पाल गौतम शायद सीट निकालने में कामयाब भी हुए, वहां पर भी बहुत बुरे हालात के अंदर है आम आदमी पार्टी। सीलमपुर की सीट के ऊपर 10,091 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। मनोज तिवारी को माफ कीजिएगा, एक और सीट, हाँ, सीमापुरी की हम बात कर रहे हैं। सीमापुरी के अंदर 21,615 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, 60,140 वोट मिले हैं मनोज तिवारी को और 39,982 वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। तो यानी कि 9 विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। दोनों मंत्री अपनी सीट के ऊपर नंबर 30 के ऊपर है और कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी का चूंकि यहां पर बहुत दबदबा है, इसी कारण शीला दीक्षित सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग कांग्रेस कैंडिडेट साबित हुई हैं। तो यहां पर अगर विधानसभाओं की तस्वीर टटोली जाए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहने वाला है, आम आदमी पार्टी यहां पर दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और साथ साथ चर्चा को खास बनाने के लिए। तो साफ तौर पर देखा जाए तो 2013, 2014 और 2015 और 2019 में दिल्ली की जनता चुनाव में गई और साफ तौर पर जो पार्टियां रही, आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार जिस तरह से एक ग्राफ बना, 70 में 67 सीटें जीतकर एक भविष्य जो है तय किया। और जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए वो बताना चाहेंगे। ओपिनियन पोल हमने दिखाए थे बीजेपी को 47.90% दिखाए थे, एग्जिट पोल दिखाए थे 53.47% और रिजल्ट जो हमारे सामने आया वो 56.56, यानी कि लगभग एग्जैक्ट रिजल्ट आता रहा। और अगर कांग्रेस की बात करें 24.78% ओपिनियन पोल हमने दिखाया था, 23.44% हमने दिखाया था एग्जिट पोल और 22.51% वोट कांग्रेस को मिले। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी, हमने ओपिनियन पोल जो दिखाया था वो 21.55% दिखाया था और एग्जिट पोल जो दिखाया था 19.79% दिखाया था और नतीजा भी लगभग इसी के इर्द गिर्द रहा, यानी 18.11%। तो टोटल टीवी सटीक एग्जिट पोल और सटीक ओपिनियन पोल दिखाता है, आपको बताता है और नतीजे भी लगभग उसी के आसपास रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली जिस तरह से अब 2020 में चुनाव होने हैं और क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे, कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब होती दिख रही है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए।